Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on statistics और ये जो question है ना, this question has been taken from the end of year exam grade 10 का जो end of year exam है, वहाँ से मैंने ये question pick किया है। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। फर्स्ट पार्ट में हमें मीन फाइंड आउट करना है ग्रुप डाटा का, जो कि बहुत ही आसान सी चीज़ है। लेकिन ये कि फिर भी स्टूडेंट जो है ना इसमें स्ट्रगल करते हैं, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि मेरे साथ साथ जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा किस तरह जो है वो ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप डाटा क्या होता है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 3 या 4 नंबर का पेपर में आता है, P2 में आता है, और ये जो है ना बोनस मार्क्स। अगर इसमें आप गलती करोगे तो फिर आप नंबर्स कहाँ उठाओगे। ठीक है ना। तो अगर ये चीजें आती है ना पेपर में, तो बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और फटाफट जो है ना सबसे पहले इनको ही सॉल्व कर देना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो है वो ग्रुप डाटा का मीन निकालना है। ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट है ना, मैंने इस पार्ट की वजह से जो है ना इस क्वेश्चन को पिक किया है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो अगर ग्रेड 10 की बात करूं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये पार्ट बिल्कुल ही गलत सॉल्व किया था। उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है। और ग्रेड 11 के लिए अच्छा है, थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाएगा उनको, मीन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उनका रिवाइज हो जाएगा, और ये वाला जो हाइट ऑफ द बार निकालने वाला कॉन्सेप्ट है ना वो भी उनको आ जाएगा। तो मे भी पॉसिबल अगर उनके एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है तो अच्छा है, सबका भला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ जो है वो स्टार्ट कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा अच्छा जो है वो रिवाइज हो जाए। तो हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, किसी मतलब ये पास पेपर का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये है कि मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस इसका याद नहीं है। अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो रेफरेंस लिख देना, ताकि फिर मैं जो है ना इस वीडियो के साथ वो रेफरेंस भी डाल दूँ। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मास m ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ 120 लेटर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल 120 लेटर्स हैं। टोटल का जो है ना पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो 120 लेटर्स आपके पास टोटल है। हमें जो है वो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मास m ग्राम्स दिया हुआ है। 0 से 50 43 लेटर्स हैं। 50 से 100 जो है वो 31 लेटर्स हैं। फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है। 100 से 200 ग्राम्स जो है वो हमारे पास 25 लेटर्स के हैं। और 200 से लेके 500 ग्राम्स तक की जो रेंज में लेटर्स आ रहे हैं वो हमारे पास 21 आ रहे हैं। हमसे कह रहा है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मास। ठीक है, चूंकि ये ग्रुप डाटा है, कैसे पता चला, क्योंकि ग्रुप डाटा में इंटरवल्स होते हैं। ये हमारे पास हो गई लोअर लिमिट, ये हमारे पास हो गई अपर लिमिट। जब भी इस तरह लिमिट की फॉर्म में ग्रेटर देन लेस देन के साइन के साथ, या रेंज बोल लो या इंटरवल बोल लो, अगर इस तरह डाटा गिवन होता है ना, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा कहलाता है। अब इस ग्रुप डाटा का मीन हमें निकालना है। हमारे पास मीन का फॉर्मूला एक ही है। हमें पता है कि भाई मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला हम यही वाला यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसके लिए जो है ना फिर हमें कुछ अब कॉलम्स भी बनाने पड़ते हैं। जल्दी से मेरे साथ कॉलम्स बना लो। इसमें बस एक बात ये याद रखना कि ये जो एक्स होता है इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, ये जो x होता है ना इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। अब ये आपकी मिड वैल्यू निकलती कैसे है, आपके पास जो दोनों वो लिमिट्स होती हैं आप उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है ना। ये क्लास विड्थ नहीं है, ये मिड वैल्यू है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ मिड वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ कर लेते हैं हम वर्किंग। ठीक है, तो ये हम लोग बाकी सबकी मिड वैल्यूज निकाल लें, फिर हम जो है ना वो वहाँ टेबल के ऊपर लिख लेंगे। सही है, उसके बाद फिर फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करेंगे और जल्दी से जो है वो अपना मीन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहली मिड वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, एक निकालूंगा, बाकी सारी ऐसी लिख दूंगा। मिड वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने बोला था दोनों लिमिट्स को मुझे ऐड करना है। तो एक लिमिट है 0, जिसको मैं कह रहा हूँ लोअर लिमिट, और अपर लिमिट मेरे पास है 50। तो 0 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह जो है ना वो आप अपनी मिड वैल्यू निकालते हो। 0 प्लस 50 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 जो है दैट विल बी 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ से चीज़ें लिखना शुरू कर देता हूँ। ये एक्स का कॉलम मैंने बना दिया। इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिड वैल्यू मेरे पास आ गई 25। ठीक है, और इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, 100 और 50 ऐड करूंगा 150 आएगा। 150 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 75। इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, 100 और 200 300 हो जाएगा। 300 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगी 150। और आखिरी वाला कितना है, ये है 200 और 500 हो गया 700। 700 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 350। तो ये सारी की सारी आ गई मिड वैल्यूज। अब मैं जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। ठीक है,
ये है सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब है कि मिड वैल्यू को और फ्रीक्वेंसी को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो मैं जो है वो अपनी वर्किंग यही कर लेता हूँ। ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 25, ये हो गई मिड वैल्यू। और 25 को मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, 25 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 43। ये मेरा पहला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा ब्रैकेट लिखते हैं जल्दी से। ये कितना है, इसकी मिड वैल्यू है मेरे पास 75। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इज 31, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 31 हो गया। ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट आ गया। आ जाओ तीसरा ब्रैकेट फिल करते हैं जल्दी से। थर्ड वन इज, इसकी मिड वैल्यू कितनी है, इसकी मिड वैल्यू हो गई 150। तो ये आ गया 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 25। ये मेरे पास थर्ड ब्रैकेट भी आ गया। लास्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगाना, क्योंकि ये है सिग्मा, मतलब ऐड करना है सबको। लास्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 350। ये इसकी मिड वैल्यू हो गई। और फिर इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा। और टोटल कितना था भाई, टोटल मैंने फर्स्ट लाइन में ही जो है वो रीड कर लिया था। टोटल मेरे पास आ रहा है 120। तो ये आ गया 120। अब जल्दी से जो है ना कैलकुलेटर उठा लो और मेरे साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 43। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1075। ठीक है ना, मैं यहाँ लिखता भी रहता हूँ साथ साथ, ताकि जो है तुम लोग भी वेरीफाई कर लो। ये हो गया 1075। ठीक है, उसके बाद प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 31। 75 मल्टीप्लाई बाय 31 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2325। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2325। सही है। चलो भाई, थर्ड क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 25। 150 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा, 3750। 3750 भी आ गया। और अब जो लास्ट वन है ये कितना है, ये है 350 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो जाएगा, 7350। सही है भाई, तो 7350, ये मैंने चारों को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मुझे बस इन चारों को ऐड करना है, 120 से डिवाइड करना है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से मेरे साथ ऐड कर लो। ये आ रहा है 1075 प्लस 2325 प्लस 3750 प्लस 7350। ठीक है, ये आ गया 14500। और इसको डिवाइडेड बाय 120 में कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 120.83। तो ये जो इसका एस्टिमेटेड मीन आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट एज 120.83 ग्राम्स। ठीक है, 120.833 आ रहा है। तो ये जो है वो 4 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी थी कि मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये क्लास फिट नहीं है, क्लास फिट में तो हम सिर्फ माइनस कर लेते हैं। ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू मतलब बीच की वैल्यू। ये निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों अपर और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 मार्क्स के लिए वर्किंग इनफ है। जल्दी से आ जाओ सेकंड पार्ट में, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि इरज ड्रॉज अ हिस्टोग्राम टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इरज ने एक हिस्टोग्राम बनाया है इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। ही मेक्स द हाइट ऑफ द फर्स्ट बार 17.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई उसने जो पहली बार बनाई है ना वो 17.2 सेंटीमीटर की बनाई है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग बार्स। 3 मार्क्स का है ये, 1 1 मार्क की। मुझे बाकी की 3 हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसने पहले तो हिस्टोग्राम बनाया है। अब हिस्टोग्राम जो बनेगा, पहले मैं यहाँ थोड़ा सा जो है वो अपना माइंड मैपिंग करता हूँ कि भाई अब मुझे करना क्या है। तो ये हिस्टोग्राम जब मैं बनाऊंगा, तो चूंकि मेरे पास ये ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में भी देखो जो क्लास विड्थ है वो अनइक्वल है। ठीक है, यहाँ 50 आ रही है, यहाँ 50 आ रही है, यहाँ 100 आ गई, यहाँ जो है वो 300 आ गई। तो इसका मतलब है कि मेरी जो क्लास विड्थ है वो अनइक्वल है। जब क्लास विड्थ अनइक्वल होती है तो मेरे पास वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो मास आ जाएगा। अगर उसने हिस्टोग्राम बनाया होगा तो उसने हिस्टोग्राम ऐसे ही बनाया होगा। एक्स एक्सिस पे उसने मास ले लिया होगा ग्राम्स में, और वाई एक्सिस पे चूंकि अनइक्वल क्लास विड्थ है तो वाई एक्सिस पे उसने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली होगी। तो अब जरा एक काम करते हैं, जरा पहली वाली जो हमारे पास जो पहली वाली जो बार है
उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? क्या होता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, ऐसे ही था ना? तो फ्रीक्वेंसी ऊपर आ गई और क्लास विड्थ नीचे आ गई। अब जरा पहले वाली एक काम करते हैं, हम जो है ना सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। सही है, तो पहले वाली की क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी है 43 और क्लास विड्थ कैसे निकलेगी? 50 - 0। ठीक है ना, यहाँ तो माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा 50 - 0। ठीक है, ये पहली वाली की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। अभी इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। सही है, और दूसरे वाली की क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी। 31 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और जल्दी से क्लास विड्थ बताओ। 100 - 50 कितना हो जाएगा? फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेटर यूज करके इसका भी डेसिमल निकाल लेते हैं। अगर मैं तुमसे थर्ड बार का पूछूं, तो थर्ड बार में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 25, और क्लास विड्थ कितनी है? 200 - 100 कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया 0.25। ये तो मैंने बगैर कैलकुलेटर के फाइंड आउट कर लिया। अब आखिरी वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें हर बार की हाइट निकालनी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो निकालनी पड़ी होगी। तो भाई हम निकाल रहे हैं, फिर देखते हैं करना क्या है। और अच्छा, आखिरी वाली की क्या हो जाएगी? आखिरी वाली के लिए 21 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और वो क्या होगी? विड्थ विड्थ हो जाएगी 500 - 200 मतलब 300। तो इसको भी मैं जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करता हूँ। अच्छा, पहली वाली कितनी आ रही है? जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ। 43 को 50 से डिवाइड कर लो। 43 डिवाइडेड बाय 50 जो है वो मुझे मिल जाएगा 0.86। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.86। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले का करते हैं जल्दी से। 31/50 कितना हो जाएगा? 31 डिवाइडेड बाय 50 मुझे दे देगा 0.62। ये हो गया मेरे पास 0.62। अच्छा, उसने मुझे बोला नहीं था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मैं अभी बस सिर्फ सोच रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। और लास्ट वन क्या है? लास्ट वन हो गया 21 डिवाइड बाय 300। तो ये मेरे पास आ गया 0.07। तो मैंने जो है वो सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली। अब उसूलन तो जब हिस्टोग्राम बना होगा तो हाइट ऑफ द बार तो ये होनी चाहिए थी। हाइट ऑफ द बार तो पहले वाली की होनी चाहिए थी 0.86, दूसरे वाली की हाइट ऑफ द बार होनी चाहिए थी 0.62, तीसरे वाले की 0.25, चौथे वाले की 0.07। लेकिन उसने बोला है कि जब उसने हिस्टोग्राम बनाया था तो पहले वाले की हाइट आ रही थी 17.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0.86 है ना, 0.86 है, ये 17.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, तो जो हिस्टोग्राम बना है ना उसमें 0.86 जो है वो 17.2 को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.62 कितने को करेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू हम जो है वो बारी बारी ऐसे वर्किंग करते रहेंगे, और हम जो है वो सबकी हाइट ऑफ द बार निकालते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई? मैंने पहली वाली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली, वो आ रही थी 0.86। अब 0.86 तो ओरिजिनली होनी चाहिए थी, लेकिन उसने जो हिस्टोग्राम बनाया उसमें 0.86 की जगह कितना बनाया? 17.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 0.86 जो है वो 17.2 को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.62 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो अब जल्दी से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.62 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.2 से, और जो भी आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.86 से। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12.4। तो इसका मतलब है कि ये जो पहली बार होगी, सॉरी सेकंड बार जो होगी, इसकी हाइट आ गई 12.4। पहली बार तो 17.2 हो गई, दूसरी वाली की हाइट जो है वो तो ये 12.4 आ गई। आ जाओ, अब तीसरी वाली की बारी है, 100 से 200 वाली की। 100 से 200 वाला कौन सा है? यही है ना, 100 से 200। 100 से 200 वाला ये रहा 0.25। तो फिर यहाँ भी वही वाला काम करता हूँ जल्दी से, कि 0.86 अगर 17.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 0.86 अगर 17.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0.25 कितने को करेगा? दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर उठाओ, मुझे इसकी भी हाइट बता दो। ठीक है ना, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करूंगा 17.2 से। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 17.2, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दूंगा 0.86 से। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5। तो इसका मतलब है दूसरी वाली बार की जो हाइट है, तीसरी वाली बार की जो हाइट है वो 5 आ रही है। ठीक है, और लास्ट वन जो है वो 300 वाली है ये। तो यहाँ इसके लिए भी जल्दी से वर्किंग कर लेता हूँ कि 0.86 अगर 17.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पास अब कितना है? मेरे पास तो अब बहुत छोटा है। कितना है भाई? 0.07 है। तो 0.07 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? दोबारा यहाँ एक्स लिख देता हूँ, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ,
और जल्दी से कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। 17.2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 0.07 से, और जो भी आंसर आया उसको मैंने 0.86 से डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज़ 1.4। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये था जो कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल के मैंने जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू हाइट ऑफ द रिमेनिंग बार्स भी फाइंड आउट कर ली।